हेलो बच्चों। तो हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक तो मैथमेटिक्स का पोर्शन कर लिए थे, दूसरा पोर्शन किसका हो गया था, लॉजिकल रीजनिंग का। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में आपको चैप्टर कितने करने हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो पहला चैप्टर करना वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिकल डेटा या डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इस चैप्टर से एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो सेकंड चैप्टर करना है आपको स्टैटिक्स में, चैप्टर का नाम होता है सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर से भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर जो आपको करना हो, क्या करना है, डिस्पर्सन। इससे भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 to 5। फोर्थ चैप्टर क्या करना है आपको, कोरिलेशन। एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन के बाद क्या करना होता है आपको, रिग्रेशन। इससे भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर जो करना है आपको होता है इंडेक्स नंबर। इससे भी 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो चैप्टर करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर से एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन। और जो लास्ट चैप्टर आपको करना है होता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 to 5। तो सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतने चैप्टर आपको करना है। और इसी डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में एक छोटा सा टॉपिक या चैप्टर और इंक्लूड हुआ है जिसका नाम क्या है, सैंपलिंग थ्योरी। और सैंपलिंग थ्योरी से एक ही क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, 40 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कितने का होता है, 1 मार्क का। ठीक, अब इसमें स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे कहां से, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स के जो छोटे छोटे टर्म होते हैं सारे के सारे टर्म इसी में डिफाइन होते हैं, या हम ये कहें स्टैटिक के जो बेसिक टर्म होते हैं सारे इसी में डिफाइन होते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से।
ठीक, तो स्टैटिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले ये जो हमारा वर्ड होता है कौन सा, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहां से है, ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड के लिए एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, स्टेटस। ठीक, और एक इटालियन वर्ड होता है स्टेटिस्टा, और एक जर्मन वर्ड होता है स्टैटिक, और साथ में एक फ्रेंच वर्ड होता है स्टैटिक्यू। ठीक, तो 1 2 3 4 इन्हीं 4 वर्ड को मिला करके ये वर्ड आपका किसका बना है, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, अब इसमें अगर हिस्ट्री ही चेक करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैटिस्टिक्स है उसका हमारे पास जो पहला रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मिलता है, एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। ठीक, इसको लिखा कौन था, कौटिल्य ने। किसके जमाने में, चंद्रगुप्त के जमाने में। इस बुक में एक रिकॉर्ड था किसका, बर्थ और डेथ का। एक्चुअल में अर्थशास्त्र जो थी पॉलिटिक्स की बुक थी। ठीक, जो हमारा पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता उसकी बुक थी, बट इसमें इन्होंने लिखे क्या थे, रिकॉर्ड लिखे थे बर्थ और डेथ की। इसीलिए स्टैटिक्स के लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो हमें मिलती है क्या, अर्थशास्त्र। इसके बाद अगर हम बात करें, एक बुक थी मुगल काल की जिसको अबू फजल ने लिखा था, बुक का नाम क्या था, आईने अकबरी। इसमें भी क्या थे, डेटा ही थे। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिक्स की हिस्ट्री में 2 चीजें मिलती है, एक तो अर्थशास्त्र, एक आईने अकबरी। ठीक, अब हम बात करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड होता है। ठीक है, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड की एक तो मीनिंग हमें मिलती है सिंगुलर फॉर्म में, एक मिलती है प्लूरल फॉर्म में। स्टैटिक्स प्लूरल फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि स्टैटिक्स में जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है। तो यहां से स्टैटिक्स क्या आ गया, प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, स्टैटिक्स जो होती है क्या होती है, एक मेथड होती है, उस मेथड से हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। इसीलिए ये होती है स्टैटिक्स का क्या, सिंगुलर फॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या होती है, लिमिट क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की पहली लिमिट क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, ये होती किसके लिए, एग्रीगेट के लिए होती है। ठीक है,
तो अगर कोई एक ही डेटा है तो उसको स्टैटिक्स में उसको देख करके हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर एनालिसिस जो होती है वो एग्रीगेट होती है। दूसरी लिमिट क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। अगर हमें स्टैटिक्स में एनालिसिस करनी है तो डेटा जो है वो किस में होने चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया, नंबर के फॉर्म में डेटा होने चाहिए। और यही क्वांटिटेटिव डेटा को हम रैंक या इस टाइप की कुछ चीजें डिसाइड करके इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल। अगर हमें कोई फ्यूचर की वैल्यू एस्टीमेट करनी हो, सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस या क्वांटिटी, ये सब चीजें, तो इसमें कंडीशन भी होती हैं। जैसे सेल्स, अगर हमें फ्यूचर की सेल्स एस्टीमेट करनी है तो हमारे पास जो डेटा होने चाहिए उन्हीं से रिलेटेड होने चाहिए। कंडीशन क्या हो गई, यहां पर जितने भी डेटा है वो रिलेटेड किससे होने चाहिए, सेल्स से रिलेटेड। स्टैटिक्स कहीं भी डिफाइन की जाती है तो सारे के सारे कंसेप्ट किस पर होते हैं, रूल बेस्ड होते हैं, ठीक। तो ये कुछ लिमिटेशन होती हैं किनकी, स्टैटिक्स की। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स में हमें मिलता क्या है, डेटा मिलते हैं, ठीक। स्टैटिक्स में हमें क्या मिलते हैं, डेटा मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डेटा होता क्या है। डेटा जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। जो हमारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। या इसी को हम ये लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब ये जो डेटा होती है, डेटा वेरिएबल के फॉर्म में भी होते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमेशा रेफर किसको करती है, क्वांटिटी को। तो इसीलिए यहां पर डेटा जो है दो फॉर्म में लिखे होते हैं, एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल के फॉर्म में, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमारे पास है तो हो गए क्या, डिस्क्रीट डेटा। कॉन्टिन्यूअस कौन से हो गए, अप्रॉक्स में कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा होंगे। बट अगर यहीं पर हम बात करते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट की, तो हाइट जो है वो अप्रॉक्स में लिख सकते हैं हम, तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो ये डेटा दो फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और एक क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की भी अगर हम बात कर लें तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए क्या होंगे, नंबर ऑफ द पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ मिस प्रिंट इन ए बुक, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, पर्टिकुलर लोकेलिटी, ये सारे क्या होते हैं, डिस्क्रीट डेटा होते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात करें, मतलब ऐसे डेटा जो नॉन इंटीजर फॉर्म में भी लिखे हों उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गई, ठीक।
तो ये तो डेटा के दो फॉर्म में होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल फॉर्म होता है और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं डेटा का एक फॉर्म क्या होता है, एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट होता है ये क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन क्वालिटेटिव फॉर्म इज नोन एज एट्रीब्यूट। जैसे बेबी का जेंडर अगर हमें लिखना हो, किसी पर्सन की नेशनलिटी लिखनी हो, कलर ऑफ फ्लावर लिखना हो, ये सारे क्या होंगे, ये होते हैं एट्रीब्यूट। ठीक, तो जो क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और जो हमारी क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट। ठीक, तो कहीं भी अगर हमारा डेटा होता है तो ये डेटा क्या हो गया, इसमें एक होता है वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन, और एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक, तो ये डेटा क्या होते हैं, डेटा कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा में। डेटा दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक, प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और उस पर कोई भी एनालिसिस हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। और अगर कोई कलेक्टेड डेटा उसकी एक बार एनालिसिस हो गई है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, उसकी दोबारा एनालिसिस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। अब ये जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते हैं इनके सोर्सेज क्या होते हैं, कहां से मिलते हैं, या कलेक्शन ऑफ डेटा की जो मेथड होती है वो मेथड क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी डेटा की। तो प्राइमरी डेटा की एक मेथड होती है इंटरव्यू मेथड। अब ये जो इंटरव्यू मेथड होती है ये भी कई टाइप में होती है। एक तो होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, इस टाइप का जो डेटा का कलेक्शन होता है, एक पर्सन सामने होता है, उसके सामने दूसरा पर्सन होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, अब इस टाइप का अगर हम डेटा का कलेक्शन करें तो ये कभी कॉस्टली पड़ता है। इसका यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर सारे रिसोर्सेज बंद हो कलेक्शन के। जैसे सपोज क्या आता है, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो यहां पर सारी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। तो इस टाइप का कोई प्लेस अगर होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट डेटा या प्राइमरी डेटा का कलेक्शन की एक मेथड क्या होती है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक, इसमें एक पर्सन के सामने दूसरा पर्सन नहीं होता है। ठीक है, जैसे रेल एक्सीडेंट हुआ तो रेल एक्सीडेंट के लिए एक पर्सन जाता है और कई लोगों का वहां पर इंटरव्यू लेकर के डाटा का कलेक्शन करता है। अब जो पर्सन जाता है वो किसी न किसी एजेंसी का होता है। तो इस टाइप का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, होता तो इंटरव्यू ही है बट वो डायरेक्टली नहीं क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है।
जैसे सपोज कहीं पर रेल एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर एजेंसी के पर्सन तुरंत तो पहुंचेंगे नहीं, तो जब पहुंचेंगे वो किसी दूसरे के थ्रू ही इंटरव्यू को दिखाते हैं। इस टाइप का जो कलेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। थर्ड टाइप में है टेलीफोन इंटरव्यू। ठीक, ये क्या होती है, ये बहुत फास्ट कलेक्शन डेटा होता है और इसमें एक्सपेंस भी बहुत ही कम आता है। ठीक, टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर जो है पर्सन से लेकर के इस टाइप का कलेक्शन किया जाता है। तो ये तो कुछ टाइप हो गए किसके, प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के, जिसमें पहली मेथड क्या थी, इंटरव्यू मेथड। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन कहां से हो सकता है, तो सेकेंडरी डेटा के लिए जो हम डेटा यूज करते हैं वो किसी एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही लिख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, एक होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF वर्ल्ड बैंक। ये क्या होती है, एजेंसी होती है, इनके पास जो डेटा होते हैं उन डेटा को लेकर के अगर हम यूज करेंगे तो ये डेटा किस टाइप के होते हैं, सेकेंडरी डेटा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसीज होती हैं, जैसे CSO हो गया, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चरल। इस टाइप के जो भी एजेंसी होती हैं वहां से हम डेटा लेते हैं। प्राइवेट और सेमी प्राइवेट एजेंसियां भी होती है, जैसे ISI, ICAR, NCERT। ठीक, और कुछ अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होकर करके आ गए, उन डेटा का हमें करना क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने सारे डेटा तो कलेक्ट कर लिए, उनको अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। अब डेटा को अगर हमें क्लासिफाइड करना है तो क्लासिफाइड करने के लिए हमारे पास 4 बेस होते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, जियोग्राफिकल और स्पेटियल सीरीज। इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है ये क्लासिफिकेशन एरिया वाइज होता है। ठीक है, पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, कई रीजन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और हर रीजन का डेटा हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इस टाइप से जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल या स्पेटियल सीरीज। दूसरा डेटा का क्वालिटेटिव, और इसी क्वालिटेटिव को क्या लिखते हैं, ऑर्डिनल डेटा। ठीक, या इसी को एक और भी नाम देते हैं, टेम्पोरल डेटा। ये डेटा किस पर बेस्ड होते हैं, क्वालिटी पर बेस्ड डेटा होते हैं। हर क्वालिटी के डेटा को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, या इसी को क्रोनोलॉजिकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा।
ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल डेटा। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वालिटेटिव डेटा आल्सो नोन एज ऑर्डिनल डेटा, जियोग्राफिकल डेटा इज आल्सो नोन एज स्पेटियल डेटा, और एक और इसमें होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल डेटा, जो कि टाइम बेस्ड डेटा होता है। ये सारे क्लासिफिकेशन ही है। पहला क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा, ये बेस्ड किस पर होता है, टाइम बेस्ड डेटा होता है। जियोग्राफिकल और स्पेटियल डेटा किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है एरिया वाइज। क्वालिटी पर बेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल डेटा। ठीक है, और एक डेटा होते हैं जिसमें कुछ में फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब यहां पर वर्ड आ गया किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटेड डेटा। कोई डेटा जितनी टाइम्स रिपीट करता है वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब डेटा का क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसका प्रेजेंटेशन। डेटा का प्रेजेंटेशन 3 फॉर्म में होता है। एक होता है टेक्सचुअल फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म, और एक होता है डायग्रामेटिक फॉर्म। टेक्सचुअल फॉर्म में क्या होता है, जो डेटा होते हैं उनको पैराग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें जो भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं पैराग्राफ वाइज प्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जनरली इस प्रेजेंटेशन मेथड को बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं होते हैं। तो नंबर नहीं होते हैं, किसी भी डेटा को एनालिसिस करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रेजेंट करने का टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन। ठीक, सबसे इफेक्टिव एनालिसिस आप यहीं से कर सकते हो। करेक्ट एनालिसिस मतलब इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो सेकंड प्रेजेंटेशन क्या, टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन प्रेजेंटेशन। इसमें डेटा को क्या करते हैं, रो और कॉलम में हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर किसी डेटा को हमें रो और कॉलम में प्रेजेंट करना तो उसको जनरली बोलते क्या है, टेबल। ठीक, अब स्टैटिक्स में अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो उस टेबल के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो टेबल का जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। ठीक, अब टाइटल के बाद जो टेबल लिखी होती है उसमें कुछ चीजें होती हैं। एक तो होता है कैप्शन। ये कैप्शन जो होता है ये क्या होता है, हेडिंग ऑफ कॉलम। जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल में जो कॉलम की हेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कैप्शन बोलते हैं। एक होता है बॉक्स हेड। इस बॉक्स हेड में क्या होता है, इसको हम कॉलम या रो दोनों जगह लिख सकते हैं। जनरली बॉक्स हेड में लिखा क्या जाता है, यूनिट लिखा जाता है डेटा का। ठीक, जैसे डेटा सपोज वेट में गिवन तो यूनिट क्या दिखा दोगे वहां पर, केजी।
या हाइट वगैरह है तो बॉक्स शेड वहां पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी लिखना चाहें। तो ये जो कैप्शन होता है ये क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ कॉलम। इसके बाद जो हमारे रो होते हैं उन रो की जो हेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टब। तो स्टब जो होता है वो क्या, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, या रो के स्टार्टिंग में ही जो हेडिंग होगी रो की उसको क्या बोलते हैं, स्टब। बॉडी, बॉडी का मतलब उस टेबल में हम जो डाटा इनपुट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ टेबल। इसके बाद जो पार्ट है इनके, टेक, वो डेटा आपने कहां से लिखा है इसको हमेशा नीचे शो करते हैं। ठीक, टेबल से रिलेटेड अगर कोई नोट लिखना हो तो भी नीचे लिखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फुट नोट। इन सबको मिलाकर के क्या बनती है, ये टेबल के पार्ट होते हैं। जैसे नीचे अगर हम देखें तो यहां पर एक टेबल मेंशन की गई है। ठीक, ये जो यहां पर हमने मेंशन किया ये क्या है, इस टेबल की हेडिंग हो गई, टाइटल हो गया। इसके ऊपर एक टेबल नंबर हो गया। हेड नोट, अगर कोई नोट ऊपर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हेड नोट। यहां पर ये जो कॉलम की हेडिंग दी गई है इनको क्या बोलेंगे, कैप्शन। और ये जो रो की हेडिंग दी गई है इनको क्या बोलेंगे, स्टब बोलेंगे। और ये जो डेटा हमने यहां पर इनपुट किया ये बॉडी पार्ट हो गया। फुट नोट कहां पर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो ये सारे पार्ट होते हैं किसके, टेबल के। नेक्स्ट, डेटा की जो प्रेजेंटेशन होती है वो डायग्राम के थ्रू, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन यही होती है। ठीक, अब अगर हमें डायग्राम ड्रा करने हैं डेटा के तो कई टाइप के डायग्राम होते हैं। एक होता है लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम या पाई चार्ट। ये कुछ डायग्राम के फॉर्म में अगर डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि इसकी लाइन डायग्राम की, या जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। अगर डेटा वेरी कर रहा है ओवर टाइम, टाइम पर वेरी कर रहा है तो उस टाइम को हम एक्स एक्सिस पर शो कर देंगे। उनसे रिलेटेड जो भी वैल्यू है उनको वाई पर शो करेंगे। इस टाइप की डेटा की जो प्रेजेंटेशन होती है लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम। टिक, लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब टाइम तो सेम है, उसी टाइम पर दो अलग अलग चीजें गिवन है तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, रेशियो चार्ट हो गई। मल्टीपल लाइन, टाइम एक है उससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाती है, मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो जाती है। एक होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम को हॉरिजेंटल भी हम शो कर सकते हैं या वर्टिकल भी शो कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, दोनों ही तरह से हम बार डायग्राम को शो कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है।
एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है इसमें क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डायग्राम शो द कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएट, और इनके कंपोनेंट को किस में दिखाते हैं हम? सर्कल में दिखाते हैं। द एंटायर एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड करते हैं किसमें? सेक्टर में। The sector area of each component bear the same proportion of the total area of circle as does the value of individual component। एक तो एरिया के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो, या एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि एरिया डायग्राम कौन सा होता है, पाई चार्ट हो गया। अब इसमें अगर आपको एरिया आइडेंटिफाई करनी है, कैसे करते हैं? ईच कंपोनेंट की एरिया क्या होगी? उस कंपोनेंट की वैल्यू ऊपर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 360 से। तो उस कंपोनेंट की कितनी एरिया आएगी ये मिल जाएगा। या कभी कभी एंगल पूछते हैं, ठीक, तो जो हमारी टोटल एरिया है, टोटल एरिया को 360 डिग्री से हम डिवाइड कर दें, तो ईच कंपोनेंट के लिए कितने का एंगल सेंट्रल एंगल बनेगा ये भी पता कर सकते हो आप। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखें हम, एग्रीकल्चर की एरिया क्या होनी चाहिए? 25%। तो हम क्या करेंगे? 360 का अगर 25% कैलकुलेट करें, तो 360 का अगर 25% कैलकुलेट करें तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। सर्विस सेक्टर की एरिया 40% है, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल कितना बन गया? 144। कैसे मिला 40? 360 का क्या कैलकुलेट कर लेंगे? 40%। इस टाइप से पाई चार्ट में आप क्या पता कर सकते हो? सेंट्रल एंगल पता कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जो डेटा की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट हमें पता होती है, ठीक, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है। ग्रुप्ड में क्या होगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे? जैसे यहां पर x डेटा अलग अलग है, यहां पर हमने लिया 2, 4, 6, इनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी यहां पर मेंशन करेंगे। इन्हीं डेटा को क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमने यहां पर मेंशन किया 2 से लेकर के 6 तक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मेंशन कर देंगे? 8। ठीक, तो जनरली ये जो डेटा होते हैं, अब यहां पर अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा को क्या करते हैं? एक तो डेटा होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड जो दूसरे डेटा होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं? ग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा कैसे होते हैं? इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं। अनग्रुप डेटा कैसे हो गए? इंडिविजुअल फॉर्म में।
दूसरे डेटा जो ग्रुप्ड होते हैं ये किस में होते हैं? फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। दूसरे डेटा क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म के डेटा हैं तो ये भी डेटा दो टाइप के होते हैं। एक तो ये होते हैं डिस्क्रीट डेटा, और एक ये क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है। डिस्क्रीट डेटा वो होते हैं कि डेटा की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और जितने डेटा हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है अलग अलग। कॉन्टिन्यूअस डेटा में भी फ्रीक्वेंसी तो होती है, बट डेटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती है। डेटा गिवन किस में होता है? रेंज के फॉर्म में। रेंज का मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से डेटा मेंशन होंगे, सामने इनकी क्या मेंशन कर देते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस डेटा। अब अगर हमारे पास डेटा का कलेक्शन है और उन डेटा को हमें किस में लिखना है? कॉन्टिन्यूअस डेटा में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? रेंज। ये रेंज किसके इक्वल होता है? ये डिफरेंस होता है किसका? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा के बीच का। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक तो होता है नंबर ऑफ क्लास, कितनी क्लास बनानी है, साथ में क्या पता होना चाहिए? क्लास लेंथ। और ये कैसे एस्टीमेट करते हैं? इस फार्मूले से। ठीक। लार्जेस्ट डेटा में से स्मॉलेस्ट डेटा माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी अगर उसको क्लास लेंथ से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्लास पता चलेगा, और नंबर ऑफ क्लास से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें क्लास लेंथ मिल जाएगी। ठीक। और किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? टेली मार्क का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जितने टेली मार्क होते हैं इन्हीं टेली मार्क को काउंट करके हम डिसाइड क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब सपोज आपके पास कोई भी क्लास गिवन है, तो किसी भी क्लास की जो होती हैं दो लिमिट होती हैं। ठीक। जैसे यहीं पर हमने लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लास है। तो इस क्लास में एक तो होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? लोअर क्लास लिमिट। और इस क्लास की जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं? अपर क्लास लिमिट। तो कोई भी क्लास अगर बनती है तो उस क्लास में दो लिमिट होती हैं, एक तो लोअर क्लास लिमिट होती है और एक अपर क्लास लिमिट होती है। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं हम किसकी? क्लास बाउंड्री की। अब ये क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में डिफरेंस किस में आता है? इसके लिए जो हमारे कॉन्टिन्यूअस डेटा होते हैं वो एक तो होता है इंक्लूसिव फॉर्म, और एक क्या होता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म।
इंक्लूसिव फार्म और एक्सक्लूसिव फार्म। अगर डेटा एक्सक्लूसिव फार्म में गिवन है तो क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। बट अगर डेटा हमारा किस में गिवन है, इंक्लूसिव फार्म में गिवन है, तब उसकी क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इंक्लूसिव में अगर हमें क्लास बाउंड्री फाइंड करनी हो, लोअर क्लास बाउंड्री, तो मिलेगा कैसे, लोअर क्लास लिमिट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 0.5, और अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए अपर क्लास लिमिट में हम प्लस करेंगे कितना, 0.5। इस 0.5 को हम क्या बोलते हैं, एवरेज डिफरेंस। तो चाहे हम इसको 0.5 लिखें या इसी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, d/2। d का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज डिफरेंस। ठीक, तो ये तो हो गई क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री। अब अगर हमारे पास कोई भी क्लास है तो उस क्लास का हम क्या फाइंड करें, मिड पॉइंट। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, मिड वैल्यू, या इसी को क्या लिखते हैं, क्लास मार्क। ये हमें कैसे मिलेगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस में अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। बट अगर ये डेटा क्या है, एक्सक्लूसिव है, तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें क्लास मार्क फाइंड करना है तो उसके लिए चाहे क्लास लिमिट यूज करें या क्लास बाउंड्री, दोनों में से कोई भी यूज कर ले, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम मिलेगी। हम क्लास लिमिट की क्लास मार्क फाइंड करें, बाउंड्री का फाइंड करें, दोनों हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं विड्थ। विड्थ साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये हमें कैसे मिलता है, जो डिफरेंस होता है किसका, क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री का। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ क्लास आ जाएगी। या अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करें, उससे में मिल जाएगा। ठीक, बट जनरली विड्थ फाइंड करते समय हम लिमिट ना यूज करके क्या यूज करते हैं, केवल बाउंड्री से ही विड्थ पता करते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहां तक करते हैं, बाकी कुछ कंसेप्ट इसमें और भी बचते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, बाकी बचे हुए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।